हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ जोन में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि परमाणु के बारे में जो पहली बार संकल्पना है वो महर्षि कणाद द्वारा दिया गया कि किसी पदार्थ का जो अंतिम कण होगा, सबसे छोटा कण, वो परमाणु होगा। परम अणु अर्थात अंतिम अणु या कण। उसके बाद हमने देखा है, विशेष रूप से पढ़ा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में। तो डाल्टन ने परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उनका जो नियम था या परमाणु सिद्धांत था, उनमें बहुत सारी बातें क्या हो गई, मतलब कि दोष युक्त हो गए, मतलब झूठी साबित हो गए। ठीक है, आधुनिक मत के अनुसार उन्होंने कहा था कि परमाणु क्या होते हैं, तो परमाणु अविभाज्य होते हैं, मतलब परमाणु को खंडित नहीं किया जा सकता है। परमाणु ही सबसे छोटा कण है। लेकिन आधुनिक मत के अनुसार हम देखें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो परमाणु के अंदर मौजूद छोटे छोटे कण हैं, जो कि परमाणु से भी छोटे होते हैं। अर्थात परमाणु को 3 भागों में बांटा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और भी बहुत सारे कण होते हैं, मेसॉन, फोटॉन, पॉजिट्रॉन। तो इन सब के बारे में जब धीरे धीरे आधुनिक मतों के अनुसार वैज्ञानिकों ने समझना शुरू किया, तब बात आई कि क्यों ना परमाणु की संरचना को बेहतर तरीके से समझा जाए, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ तो परमाणु से बना हुआ है ना। तो उस परमाणु की संरचना को समझने के लिए हम यह चीज पहले से जानते थे कि परमाणु जो होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। परमाणु कैसा होता है, गोल। डाल्टन ने बताया था अपने सिद्धांत में। उसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक, तो इन सब बातों के बाद जो परमाणु के कुछ कणों का आविष्कार किया गया, खोज किया गया वैज्ञानिकों द्वारा, तो आइए हम उन्हीं को देखते हैं। चलिए, तो परमाणु के कणों की खोज में सबसे पहले हम नजर डालते हैं कैथोड किरणों की खोज पर, क्योंकि कैथोड किरणों की खोज पर ही आधारित था इलेक्ट्रॉन्स की खोज, जिसको हम आगे समझेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। चलिए ध्यान देंगे, कैथोड किरणों की खोज किनके द्वारा की गई थी, यह प्रयोग कैथोड किरणों के बारे में जो यह प्रयोग था वह किया गया था जे थॉमसन द्वारा। सर जे थॉमसन द्वारा, जे थॉमसन। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको टॉमसन भी लिखा हुआ मिल जाएगा किताबों में, तो घबराने की बात नहीं है। जे थॉमसन या टॉमसन एक ही व्यक्ति थे। चलिए बात करते हैं। उन्होंने एक विसर्ग नली लिया, डिस्चार्ज ट्यूब। क्या लिया, विसर्ग नली। जो क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे वो लिख भी सकते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने एक विसर्ग नली लिया या विद्युत विसर्ग नली लिया, ठीक है, जिससे एक निर्वात पंप जुड़ा हुआ था। एक ऐसा पंप जो अंदर के इस नली के, कांच की नली के अंदर का वायु जो है उसको निकाल सके, उसके दाब को कम कर सके। इसके अंदर से हम वायु निकाल देंगे तो इसके अंदर का दाब क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो निर्वात पंप द्वारा उस विसर्ग नली के भीतर का दाब क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। उससे पहले 2 धातु के प्लेट्स को लगाए गए थे, 2 धातु के प्लेट्स इनके बीच लगाए गए थे, और गैस एकदम निम्न दाब पर रखा गया था। वह दाब था 0.01 मिलीमीटर, किसके, पारा के दाब के बराबर। और इस परिपथ को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया, जैसे कि एक खुला परिपथ था, इन दोनों के बीच धारा के जाने का कोई साधन नहीं था, और यहाँ पर हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया, जो कि था 10,000 वोल्ट। ठीक है, कितने वोल्ट से जोड़ा गया था, 10,000 वोल्ट से। अब देखा गया ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव है उसके ध्रुव को कहते हैं कैथोड। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड। पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, ठीक है, और निगेटिव को कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लेट था ये कैथोड था, और ये क्या था, एनोड। पॉजिटिव को हम एनोड कहते हैं और निगेटिव को कैथोड कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए, तो इस तरह से जब उन्होंने देखा कि हाई वोल्टेज से इसको जोड़ दिया गया है, तो यहां पर उन्होंने पाया, या फिर यहां देख लेते हैं हम, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी। मतलब कि यहाँ पर जब एमीटर से देखा गया तो धारा उत्पन्न हो रहा था। आप सोच सकते हैं, यहाँ से यहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, चालन का कोई साधन नहीं है, फिर भी यहाँ करंट कैसे आ रहा है,
यहाँ पर धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। तो उन्होंने देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ किरणें जा रही है जो एनोड की परत को चमकीला कर रही है, मतलब कि ये भाग प्रकाशित हो गया, ठीक चमकने लगा। तो इस तरह से ये भाग जो चमका, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ, जब बारीक रूप से देखा गया तो इधर से कुछ किरणें जो है वो आगे की ओर जा रही थी, ठीक है, और ये किरणें आगे की ओर जा रही थी अति तीव्र वेग से, अति तीव्र गति से। तो ये किरणें निकली किधर से? कैथोड की तरफ से। किधर से? कैथोड की तरफ से। तो इसी किरणों को क्या कहा गया? कैथोड किरण कहा गया। अगर आप ध्यान से इसको समझ रहे हैं या आसानी से अगर देखना चाहें तो जे थॉमसन ने एक विद्युत विसर्ग नली लिया, ठीक, जिससे निर्वात पंप जुड़ा हुआ था। उसके अंदर दो धातुओं के, मतलब उसके अंदर धातु के दो प्लेट्स लगा दिए और उनको हाई वोल्टेज से जोड़ दिया 10,000 वोल्ट से। और तब क्या पाया कि कैथोड की तरफ से कुछ किरणें निकल रही है जो एनोड की सतह को, दीवार को क्या कर रही है? प्रकाशित कर रही है, ठीक। तो इस तरह से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कैथोड की तरफ से जो किरणें निकल रही है उनको क्या कहा जाएगा? कैथोड किरण कहा जाएगा या कैथोड किरणें कहे जाएंगे। कौन से? क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकल रही है। क्लियर? अब चलिए, अब आगे बात हुई कि इसके प्रॉपर्टीज पर ध्यान रखा गया कि ये इनके गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं। इन किरणों के गुणों के बारे में ध्यान दिया गया या पता लगाया गया। तो आगे प्रयोग किया गया, तो इसके गुणों को हम समझते हैं। ध्यान देंगे आप, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कैथोड किरणों की खोज किसने की? जे थॉमसन। चलिए गुणों के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के गुण। अब चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किरणें यहां से जो किरणें निकल रही थी, ठीक, इन किरणों के बारे में सबसे पहले तो यह पता चलेगा कि ये किरणें अति तीव्र वेग से आगे की ओर जा रही है, ठीक है। ये किरणें अति तीव्र वेग से आगे की ओर जा रही है और क्योंकि सामने की रेखा को प्रकाशित कर रही है तो ये सीधी रेखा में गति कर रही है। किस रूप में? सीधी रेखा में। तो हम लिख सकते हैं कि कैथोड किरणें अति तीव्र वेग से सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है। सीधी रेखा में गति एक और तरीके से पता किया गया कि अगर इसके बीच में किसी धातु के एक पदार्थ को रख दिया गया, ठीक है, तो यह पाया गया कि इस धातु का जो पदार्थ आगे रखा हुआ था इसका ठीक यहाँ पर प्रतिबिंब बना, ठीक है। इस धातु के प्लेट का या धातु के पदार्थ का प्रतिबिंब ठीक सामने बना, अर्थात यहाँ से ये किरणें निकल रही थी तो ये किरणें सीधी जा रही हैं, तो अभी तो सामने प्रतिबिंब बनाएगा। सामने प्रतिबिंब कब बनेगा? जब किरणें एकदम सीधी जाएगी। तो इस तरह से यह पता चला कि ये सीधी रेखा में गति करती है। दूसरा पॉइंट क्या हम समझेंगे यहाँ पर? दूसरी बार क्या किया गया कि यह समझने के लिए कि ये जो कण जा रहे हैं ये तरंग के रूप में है, ये तरंग है या पार्टिकल्स के रूप में जा रहे हैं? कण है इसमें, क्या ये कणों के रूप में चल रहे हैं? क्या ये जो तरंग है ये कणों से बने हुए हैं? तो इसके लिए क्या किया गया कि एक हल्का पैडल व्हील, जो कि हल्का सा प्रेशर पड़ने पर इस पर हल्का सा दाब पड़ेगा तो ये घूमने लगेगा। क्या हो जाएगा? घूमने लगेगा, ठीक है। तो इसको लगाया गया यहाँ, तो देखा गया कि ये घूम रहा है। क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो घूम रहा है तो ये कण जो है, ये कण आगे जाकर के इसको धक्का देते हैं तभी तो ये घूम रहा है। अगर ये कण यहाँ धक्का नहीं देंगे तो ये घूमेगा। तो ये कणों के रूप में गति कर रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि ये छोटे छोटे कणों के रूप में गति कर रहे हैं, मतलब कि ये जो तरंग है किस रूप में है? छोटे छोटे कणों के रूप में, और इन कणों के पास द्रव्यमान है, मतलब हल्का न हल्का द्रव्यमान है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा गुण क्या हुआ कि ये किरणें अत्यंत सूक्ष्म द्रव्य कणों के रूप में
गति करते हैं। चलिए तीसरी बात, अब यह देखा गया कि ये किस प्रकृति का है, धनात्मक है, ऋणात्मक है। तो इसको देखने के लिए इसको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा गया। किस क्षेत्र से गुजारा गया? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। सपोज करते हैं कि ये निगेटिव क्षेत्र है, ऋणात्मक, ठीक है, और ये पॉजिटिव क्षेत्र है, धनात्मक। तो देखा गया कि ये किरणें जब यहां से निकली, ये किरणें जब यहां से निकली तो यहां तक आते आते इधर घूम गई। क्या हो गया? किधर घूम गई? पॉजिटिव की ओर। और हम जानते हैं उस समय तक हमको पता था कि पॉजिटिव जो होते हैं वो निगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होता है। जबकि अगर समान आवेश होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव की ओर होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हटाएंगे ना। तो यहाँ पर जब ये पॉजिटिव की ओर मुड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो किरणें हैं, ये इनकी जो प्रकृति है वो क्या है? ऋणात्मक है। मतलब कि और ये जो कण है ये कैसे हैं? ऋणावेशित हैं। कैसे कण है? ऋणावेशित कण है। तो तीसरी बात हमको ये पता चलती है कि कैथोड किरणें, कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है। ठीक है, इनका जो विद्युत चुंबकीय गुण है वो कैसा है? ऋणात्मक। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो इस तरह से इन बातों की जानकारी हमें इसके गुण के रूप में मिलती है। ठीक, अब आगे बात करते हैं कुछ विशेष बातों पर जहां से इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि यहाँ पर जे थॉमसन ने क्या किया कि कई बार इन धातुओं को बदला। सपोज कर ध्यान देंगे, क्या किया कि ये जो प्लेट्स थे इन धातुओं को बदला। यहाँ पर सपोज करते पहले तांबा था तो एल्युमिनियम रखा, लोहा रखा, अनेक धातुओं को बदलते गए। धातुओं को बदलने पर भी बार बार यहाँ से जो तरंग निकल रही थी उसका गुण एक समान था। मतलब वो ऋणात्मक ही थे, ठीक है, और उनमें सभी गुण एक समान थे। जब बार बार धातुओं को बदला गया फिर भी इन कणों के गुण नहीं बदले, सेम गुण थे। ठीक, फिर बाद में क्या किया गया, इसके अंदर मौजूद गैसों को भी बदला गया। हाइड्रोजन लिया गया, नाइट्रोजन लिया गया, ऑक्सीजन लिया गया, बार बार गैसों को क्या किया गया? बदला गया। ठीक, तो गैसों को बार बार बदलने के बाद भी इन कणों की जो प्रकृति है, गुण है, वो बदल नहीं रहे थे। हमेशा ये तरफ से कैथोड किरणें ही निकल रही थी और उनका गुण हमेशा यही था। ठीक, तो इस तरह से जे थॉमसन ने यह निष्कर्ष निकाला कि यह जो किरणें हैं ये प्रत्येक पदार्थ के अंदर मौजूद या उनका गुण है, और ये जो कण होंगे, ये कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर के बनी होंगी, ये कण जो है ये सभी तत्व के परमाणुओं में मौजूद होंगे या फिर सभी पदार्थ में या सभी परमाणुओं के अंदर मौजूद होंगे। और इसलिए इनको कहा गया मौलिक कण। कैसा कण? मौलिक कण। बाद में इनका नामकरण हुआ और इसे इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना गया। किस रूप में? इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो हम यह कह सकते हैं कि कैथोड किरणों की इकाई जो होगी, कैथोड किरणें यहाँ से निकल रही है, किस रूप में? कणों के रूप में। तो ये कैथोड किरण है, तो कैथोड किरण की जो छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रॉन होगी। तो आप लिख सकते हैं कि कैथोड किरणों, कैथोड किरण की इकाई इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, कैथोड किरणों की इकाई कौन सी होती है? तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, अब हम इलेक्ट्रॉन के कुछ विशेष गुणों पर आगे बात करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में, एनोड किरणों की खोज के बारे में। ठीक है, खोज पर डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। अब सबसे पहले आप कुछ बातों को समझना जरूरी है, जैसे कि सभी जानते थे पहले कि परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। ठीक, लेकिन जब परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, जब परमाणु में ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, तब सब वैज्ञानिकों का ध्यान इस तरफ गया कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, तो
ये तो ऋणावेशित हो गया, लेकिन परमाणु होता उदासीन है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स अगर निगेटिव है तो इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी होगा, इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो उस पॉजिटिव कणों की खोज के लिए कई वैज्ञानिकों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन सफलता किसे हासिल हुई? तो गोल्डस्टीन को, ठीक है, याद रखेंगे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज करने में सफलता हासिल की। उन्होंने किया क्या? तो विसर्ग नली का प्रयोग भी किया, इसमें भी निर्वात पंप लगा हुआ है, ठीक है, जिसके द्वारा इसके अंदर की वायु को क्या कर दिया जाता है? तो बाहर कर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर का दाब क्या होगा? कम जाएगा। इसके अंदर भी निम्न दाब था, लगभग 0.01 mm पारा के दाब के बराबर, ठीक है। और विभवांतर कितना था? तो हाई वोल्टेज उच्च विभवांतर स्रोत 10,000 वोल्ट, ठीक है। अब इसमें उन्होंने एक विशेष प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि जब हम इसको सेम इसी तरह से अगर रहने देता है जैसे मैंने अभी बनाया है, तो इधर से क्या निकल रहा है? कैथोड की तरफ से कैथोड किरणें निकलती है। कैथोड की तरफ से क्या निकलती है? जो कि कैसी है? ऋणावेशित है। कैसी है? ऋणावेशित। लेकिन उन्होंने एक प्रयोग किया यहाँ पे, उन्होंने कैथोड का जो प्लेट था उसे छिद्र युक्त बना दिया, उसमें बहुत सारे बारीक छिद्र कर दिए, मतलब इसके अंदर बहुत सारे छिद्र कर दिए, ठीक। यह देखने के लिए इन्होंने छिद्र किया कि अगर इधर से भी कोई किरण जाता होगा तो इसको पार करके तो निकलेगा, इसको पार करके क्या करेगा? निकलेगा। तो निकलेगा तो फिर पता कैसे चलेगा? तो ये जो सतह था, ये जो भाग था, इसे पेंट कर दिया गया, ठीक है। इस परत पर एक, मतलब कि इस सतह पर, इसके इस साइड वाले सतह पर एक परत चढ़ा दी गई जो कि जिंक सल्फाइड की थी। जिंक सल्फाइड की परत चढ़ा दी गई, जिससे कोई किरण उस पर अगर टकराए तो वो चमकेगा। क्या होगा? चमकेगा। तो देखा गया, उन्होंने जब इस पे बहुत सारे बारीक छिद्र कर दिए तो उन्होंने पाया कि कुछ किरणें ये चमक रही है। क्या हो रही है? चमक रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है? चमक रही है। तो चमकेगी कब? जब कोई किरण इस पर पड़ेगा तब ना, जब कोई किरण इस पर पड़ेगा तो चमकेगी। मतलब कि अब उन्होंने यह खोज कर लिया कि एनोड के तरफ से भी कुछ किरणें गुजरती है। तो एनोड की तरफ से जो किरणें गुजरी उन्हें क्या नाम दे दिया गया? एनोड किरण। क्लियर है? सिंपल है। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया कि विद्युत विसर्ग नली लिया, ठीक है, उसमें दो प्लेट्स लगाए, एनोड और कैथोड, और कैथोड में बारीक छिद्र कर दिए बहुत सारे, और कैथोड के पीछे का जो सतह था, परत नली, मतलब विसर्ग नली का जो परत था सतह, उस पर किसका परत चढ़ा दिया? जिंक सल्फाइड का। जिससे जब देखा गया कि धारा स्रोत को जब जोड़ा गया तो क्या होता है? तो इधर से भी कुछ किरणें निकलती है, और वो किरणें धनावेशित किरणें थी। उनका जो गुण था वो कैसा था? धनावेशित था, और एनोड की तरफ से निकला, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? एनोड किरण। क्या नाम रख दिया गया? एनोड किरण। इसे ये छिद्रों से होकर के निकलती है ना, किससे होकर के निकलती है? छिद्रों से होकर के निकलती है। तो एनोड किरणों को कैनाल किरणें भी कहते हैं। कैनाल किरणें, कैनाल मतलब बारीक छिद्र होता है, ठीक है। क्लियर? तो इस तरह से गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज कर दी। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या एनोड किरणों की गुण, एनोड किरणों के गुण के बारे में समझते हैं कि क्या है इसके गुण। एनोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस या कैनाल रेस। यहाँ पर सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि सबसे पहला गुण क्या है इसका, कि एनोड किरणें भी सीधी रेखा में गति करती है। एनोड किरणें भी सीधी रेखा में गति करती है और तीव्र गति से गति करती है, मतलब कि तीव्र वेग के साथ गति करती है। तो एनोड किरणें तीव्र वेग के साथ सीधी
रेखा में गति करती है। क्लियर। दूसरा गुण क्या है इसका कि ये विपरीत दिशा में गति करती है। किसके विपरीत दिशा में? तो कैथोड के विपरीत दिशा में। ध्यान देंगे, कैथोड की तरफ से कैथोड किरणें निकल रही है और इसके विपरीत दिशा में एनोड किरणें जा रही है ना। किधर जा रही है? विपरीत दिशा में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एनोड किरणें जो है वो कैथोड के विपरीत दिशा में गति करती है। एनोड किरणें, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एनोड किरणें कैथोड के विपरीत दिशा में गति करती है। क्लियर। हो सकता है लिखा हुआ ठीक से नहीं दिखाई दे, पर मैं जो बोल रहा हूं वो तो आपको सुनाई दे ही रहा होगा, तो आप उससे लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ विशेष गुण के बारे में जो कि इस प्रयोग को करने में साबित हुई या सामने आई। अब अगली बात क्या है कि इनके मध्य जब एक हल्के पाद चक्र को रखा गया, इधर भी रख सकते हैं क्योंकि इधर ही एनोड किरणें आती है, तो एक हल्का पाद चक्र को रखा गया, पैडल व्हील को जब रखा गया तो ये घूमने लगी। क्या लगी? घूमने लगी। तो इससे यह पता चलता है कि एनोड किरणें भी द्रव्य कणों के रूप में गति करती है। किस रूप में? द्रव्य कणों के रूप में गति करती है। तो तीसरे पॉइंट में हम यह भी लिख सकते हैं कि ये किरणें या एनोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों के रूप में गति करती है। ठीक है। अब एक विशेष बात और वो यह कि पिछले बात में हमने देखा, कैथोड किरणों के बारे में देखा कि यहाँ हम गैस को बदल देते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैथोड किरणें निकलती है। लेकिन एनोड किरणों के केस में थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पर जब गैस को बदला जाता है तो इन किरणों की प्रकृति बदल जाती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि एनोड किरणों की जो प्रकृति है वो विसरण नली के अंदर मौजूद गैस पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन गैस लिया गया, जब हाइड्रोजन गैस को लिया गया, ठीक, तब सबसे ज्यादा बेहतर समझ में आया वैज्ञानिकों को, या फिर वहां पर जब हाइड्रोजन गैस को जब लिया गया निम्न दाब पर, ठीक, तो जो इसके द्रव्यमान और इसके आवेश का जो अनुपात था वो सबसे अधिक आया, सबसे अधिक आया। ध्यान देंगे, जब हाइड्रोजन गैस को विसर्ग नली में लिया गया निम्न दाब पर, तब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसके आवेश और इसके द्रव्यमान का जो अनुपात था वो सबसे अधिक आया। तो और वो कण क्या था? हाइड्रोजन का सबसे छोटा कण क्या होगा? हाइड्रोजन का छोटा कण जो होगा वो H पॉजिटिव होगा। अगर H पॉजिटिव है तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं है तो पॉजिटिव हो गया है, तो ये प्रोटॉन होगा। क्या होगा? एक प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्लियर। तो इस तरह से इसे बाद में प्रोटॉन कहा गया। मतलब कि आगे आप लिख सकते हैं कि एनोड किरणों की जो इकाई होती है वही क्या होती है? प्रोटॉन होती है। ठीक है। एनोड किरणों की जो इकाई कण होंगे वो क्या होंगे? एनोड मतलब कि प्रोटॉन होंगे। इस तरह से प्रोटॉन की खोज हुई। याद रखें कि प्रोटॉन की खोज की बात करें या एनोड किरणों की खोज की बात करें तो गोल्डस्टीन। एनोड किरणों की खोज गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन। लेकिन अगर आपसे प्रोटॉन के नामकरण की बात करें, प्रोटॉन की नामकरण, तो रदरफोर्ड हो जाएगा। ठीक है। याद रखेंगे आप कि प्रोटॉन नाम किसने दिया? प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। बाकी खोज की बात करें तो गोल्डस्टीन ने। ठीक है। अब चलिए, हमने कैथोड और एनोड किरणों के बारे में पढ़ लिया और उससे हमको क्या निष्कर्ष निकला? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हो गई। मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज वाले कण और एक निगेटिव चार्ज वाले कण की खोज हो गई और इस तरह से परमाणु उदासीन हो गया। सबको लगा कि हाँ, परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों होते हैं। सबको पता हो गया कि हाँ, ये दोनों तो होते हैं और इन दोनों के कारण ही परमाणु क्या हो जाते हैं? उदासीन भी हो जाते हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिकों को तब तक के लिए लगा कि हाँ चलो अब स्टेबल हो गए।
और इसी आधार पर जो थॉमसन थे, जे थॉमसन, उन्होंने परमाणु संरचना दे दी, एटॉमिक स्ट्रक्चर दे दिया। ठीक, तो उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम आगे देखेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल में प्लम पडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, या खरबूज वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इन सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विशेष गुणों के बारे में, इनके खोज के वर्ष के बारे में, और कुछ विशेष तथ्य जहां से प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं। अब चलिए, ये कुछ विशेष तथ्य हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। न्यूट्रॉन के बारे में अगले वीडियो में, जब थॉमसन का परमाणु मॉडल हो जाएगा, उसके बाद आगे हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। वर्ष क्या था? तो वर्ष था 1897 में। ठीक है, तो यहां पर 1897। उसके बाद प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन, ठीक है, और कब किया? तो कहीं कहीं पे दिया जाता है 1886, और कहीं कहीं पे मैंने पढ़ा है 1911। ठीक है, जो सही होगा वो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका नामकरण किसने किया। ये बात ध्यान में रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछा गया कि प्रोटॉन का नामकरण किसने किया? नामकरण तो रदरफोर्ड ने। चलिए, अब आगे देखते हैं संकेत। इलेक्ट्रॉन का ई, प्रोटॉन का पी। अगर आवेश की बात करें कि आवेश क्या होता है, आवेश की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। निरपेक्ष आवेश की बात करें कि निरपेक्ष आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर आवेश की मात्रा समान होती है, किंतु ये ऋणावेशित है और ये धनावेशित है। याद रखेंगे इस बात को। आगे अपेक्षित आवेश, अगर दोनों को अपेक्षित करते हैं तो इसका भी, अगर दोनों को अनुपात में लाइएगा तो क्या होगा? 1 से कैंसिल होगा ना, किंतु ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो अपेक्षित आवेश की बात करें तो -1 किसका? इलेक्ट्रॉन का, और +1 प्रोटॉन का। अब द्रव्यमान की बात करें, निरपेक्ष द्रव्यमान, ठीक है, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर लिए हम तो 9.11 × 10⁻28 ग्राम। ठीक है, 9.11 × 10⁻28 ग्राम। और इसका बात करते हो 1.67 × 10⁻24 ग्राम। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस में और ये कम है, अर्थात प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होगा। अगर इसको अनुपात में लेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, ध्यान देंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक है? तो 1838, कहीं कहीं पर आपको मिल जाएगा 1837, कहीं कहीं मिल जाएगा 2000 गुना, कहीं 1840, तो लगभग में 2000 गुना भी लिखा जाता है कहीं कहीं। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1838 गुना अधिक होगा। ठीक है, या आपसे ये पूछ रहे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का, तो 1/1838 गुना होगा किसका? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के मुकाबले। ठीक है, तो इन बातों को आप आसानी से समझ चुके होंगे, और जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो मैंने बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। धन्यवाद।